हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू एसओआईसी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो वॉरेन बफेट का 2021 का लेटर है उसकी जो 8 की लर्निंग्स है उनकी बात करेंगे। एंड इस लेटर के अंदर ये जो हर साल लिखते हैं इसमें हमें ये भी सिखाते हैं कि इन्वेस्टिंग की क्या इनसाइट्स इनके पास हैं। एंड साथ साथ हम इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी हमें बार बार देखने को मिलता है एंड इट इज एक्चुअली अ रिमार्केबल ट्रैक रिकॉर्ड। सो फर्स्ट की लर्निंग जो हमारी इस वीडियो के अंदर है, एक्चुअली फर्स्ट की लर्निंग इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो पहला क्या पार्ट है कि अच्छे बिजनेसेस लीजिए, बेसिकली बाय गुड बिजनेसेस। सेकंड की पार्ट क्या है कि पे रिस्पेक्ट टू वैल्यूएशंस, मतलब जो वैल्यूएशन है बिजनेस की उसको थोड़ा सा आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए। एंड फाइनली होल्ड गुड बिजनेसेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे अगर हम वॉरेन बफेट का रिटर्न्स देखते हैं, जस्ट टू गिव एन एग्जांपल ऑफ एप्पल, तो वॉरेन बफेट के पास स्टेक होता था आईबीएम का, एंड आईबीएम को होल्ड करने के बाद उन्होंने अपनी जो मिस्टेक है रियलाइज करी आफ्टर 7 to 8 years ऑफ होल्डिंग। एंड आईबीएम का स्टेक सेल करके वॉरेन बफेट ने स्टॉक लिया एप्पल का, एंड एप्पल का जब उन्होंने स्टॉक लिया था तो उसकी पी उस टाइम पे 10 times थी। एंड वॉरेन बफेट का जो इन्वेस्टमेंट था ओरिजिनली ऑलमोस्ट $31 billion का था। तो जैसा कि हम इस लेटर से देख सकते हैं कि आज वो $31 billion का इन्वेस्टमेंट विद इन अ स्पैन ऑफ 5 to 6 years ऑलमोस्ट क्लोज टू $160 billion का हो गया। तो ऑलमोस्ट अ 5 bagger और यहाँ 5 to 6 bagger ऑन सच अ लार्ज बेस, मतलब इतने लार्ज बेस पे अगर आपको मल्टी बैगर बनाना है देन यू नीड टू बी रियली समवन हु स्पेशल। तो यहाँ पे ये 3 सिंपल चीजें ही करते हैं, बार बार जो अपनी वीडियोस में भी बताते हैं कि बेसिकली अच्छे बिजनेसेस लेते हैं, वैल्यूएशंस को रिस्पेक्ट करते हैं एंड उसके ऊपर लंबे समय के लिए बैठते हैं। तो कई रिटेल इन्वेस्टर्स बोलते हैं कि हमें मल्टी बैगर नहीं मिल रहा है या मल्टी बैगर ढूंढ रहे हैं, बट एक्चुअली में अगर आप अच्छा बिजनेस लेंगे और वैल्यूएशंस को रिस्पेक्ट करेंगे एंड उस पर लंबे समय के लिए बैठेंगे तो अपने आप ही वो मल्टी बैगर बन जाएगा। यहाँ पे अगर आपको मैं एक और एग्जाम्पल दूं, सो ही ऑल्सो बॉट अ बिजनेस बाय द नेम ऑफ BYD। तो BYD चाइना के अंदर एक कंपनी है जो जितनी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल और इलेक्ट्रिक बसेस है वहां पे सप्लाई कर रही है, एंड वहां पे उन्होंने इन्वेस्ट करा था $232 million के आसपास, विच इज अगेन नाउ समवेयर क्लोज टू $7.6 billion। सो दिस इज हाउ मल्टी बैगर्स आर मेड। अगेन अगर यहाँ पे हम कोका कोला का एग्जांपल देखें तो कोका कोला में उन्होंने वे बैक 1980s के अंदर इन्वेस्ट करा था, तो वहां पे उस टाइम पे उन्होंने $1.3 billion के आसपास डाले थे, विच इज समवेयर क्लोज टू $23 to $24 billion। एंड सिर्फ यही नहीं है, कोका कोला के ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे आज जो उनकी डिविडेंड यील्ड है दैट इज क्लोज टू 52%। So again, a simple analysis या a simple thesis: buy good businesses, pay respect to valuations and hold them for a long period of time. So this is the first key learning. अब सेकंड की लर्निंग भी हमारी फर्स्ट की लर्निंग से ही आती है कि चार्ली मंगल जो वॉरेन बफेट के पार्टनर है वो हमें बार बार बताते हैं कि उनके जैसे लोगों को इतनी एडवांटेज क्यों मिली है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज दे जस्ट डिडंट डू थिंग्स दैट आर स्टूपिड। बिकॉज कई लोग क्या करते हैं कि बेसिकली ब्रिलियंस को चेस करते हुए एट द एंड जो स्टूपिड चीजें वो कर बैठते हैं। एंड ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप अपने सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस को रिस्पेक्ट नहीं करते। तो सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस को रिस्पेक्ट करना है, लंबे समय में अगर आप सर्वाइव करते हैं तो आपका जो रिटर्न का चार्ट है कुछ ऐसा लगेगा। तो यहाँ पे अगर हम बर्कशायर हैथवे की रिटर्न्स देखते हैं so their returns are somewhere close to 20.1% CAGR per annum for a very long period of time। माने ऑलमोस्ट 1965 से लेके 2021 तक उनका कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट 20.1% का है। एंड ₹1 invested with Warren Buffett would have turned into 36,41,000 rupees over this period of time। माने this is the power of compounding कि अगर आप power of compounding is always back-ended। and back-ended के अलावा भी एक्चुअली में कंपाउंडिंग का मतलब क्या है कि जब हम फॉर्मूला देखते हैं कंपाउंडिंग का, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इंटू 1 + r raised to the power of n। तो यहाँ पे काफी लोग रेट पे ध्यान देखते हैं, पर एक्चुअली अगर आप टाइम पे ध्यान दें एंड एक्चुअली आप अपनी जो लर्निंग है उसके ऊपर ध्यान दें तो आप अपनी लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में कंपाउंडिंग को अप्लाई कर सकते हैं। सपोज करते हैं आप किसी प्रोफेशन के अंदर है, आप उस प्रोफेशन में आप हर रोज 0.1% से अच्छा होते हैं, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होएगा कि आपका उस प्रोफेशन के अंदर स्किल भी अच्छा होते जाएगा, एंड क्योंकि आपका उस प्रोफेशन के अंदर इंटरेस्ट है बिकॉज ऑफ टाइम आपकी कंपाउंडिंग भी उस प्रोफेशन के अंदर बहुत हो जाएगी। सो दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, एंड एक्चुअली इनके कोटेशन से ज्यादा जो रिटर्न्स है उसके अंदर भी रिफ्लेक्ट करता है। सो दिस वाज द सेकंड की लर्निंग। अब हम थर्ड की लर्निंग की बात करते हैं। थर्ड की लर्निंग इज समथिंग टू डू विद लेवरेज। लेवरेज का क्या मतलब है कि लेवरेज कम्स इन वैरायटी ऑफ फॉर्म्स। तो पहला एग्जांपल ऑफ लेवरेज है कि अगर मैं आज आप कोई बिजनेस सेटअप करते हैं, एंड अगर आप बिजनेस सेटअप करते हैं एंड एक्चुअली यू एंड अप एम्प्लॉइंग 20 पीपल, तो आपके पास 20 पीपल का ह्यूमन लेवरेज है।
राइट। सिमिलरली अगर आज आप फाइनेंशियल लेवरेज लेते हैं, सपोज करते हैं आपने किसी बिजनेस में 100 रुपीज का इक्विटी डाला एंड 100 रुपीज का डेट ले लिया, तो आज आप 200 रुपीज के साथ काम कर सकते हैं। एंड अगर आप 200 रुपीज पे 20% कमाते हैं तो दैट इज ऑलमोस्ट इनकम ऑफ 40 रुपीज। तो आपकी इक्विटी पे आप ऑलमोस्ट 40 रुपीज कमा रहे हैं, देन दैट इज रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 40%। सो दिस इज द पावर ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज विच इज एक्चुअली टू वेज, अगर फायदेमंद हुई तो फायदे में, अगर खराब हुई तो खराब है। एंड थर्ड टाइप ऑफ एडवांटेज इज ऑपरेटिंग लेवरेज, कि एक बार अगर आपका जो कॉस्ट बेस है फिक्स हो गया, उसके बाद आपके जो फिक्स कॉस्ट है बढ़ते नहीं है, एंड जो भी आपकी इनकम आती है दैट स्ट्रेट अवे फ्लोज डाउन इनटू बेसिकली ऑपरेशनल प्रॉफिट्स। तो सिमिलरली यहां पे जो हम लेवरेज की बात कर रहे हैं, जो वॉरेन बफेट का की सोर्स ऑफ एडवांटेज है दैट इज फ्लोट। माने इंश्योरेंस के अंदर क्या होता है कि जो आपके क्लेम्स होते हैं, तो जस्ट एज एन एग्जांपल अगर हम फ्लोट की डेफिनेशन देखें, द अमाउंट ऑफ मनी ऑन हैंड एट एनी गिवन मोमेंट दैट एन इंश्योरर हैज कलेक्टेड इन इंश्योरेंस प्रीमियम्स बट हैज नॉट पेड आउट इन क्लेम्स। Insurers start investing in insurance premiums as soon as they are collected and continue to earn interest on them until claims are paid out. माने जब आप इंश्योरेंस, अगर हम एक इंश्योरेंस कंपनी की बात करते हैं, पहले तो जो जितने भी प्रीमियम्स है वो कलेक्ट करते हैं एंड क्लेम्स का जो पे आउट होता है दैट इज बैक एंडेड। तो जब तक क्लेम्स का पे आउट नहीं होता तो इंश्योरेंस कंपनीज उन प्रीमियम्स को इन्वेस्ट कर सकती है, एंड दिस इज द पावर ऑफ फ्लोट। अगर आज हम बर्कशायर हैथवे की बात करें तो करंटली दे हैव कैश रिजर्व्स ऑफ ऑलमोस्ट क्लोज टू 130 to 140 बिलियन डॉलर्स। एंड बर्कशायर की सक्सेस का रीजन ही क्या है कि उन्होंने फ्लोट टाइप ऑफ जो लेवरेज है बिजनेस के अंदर बिल्ड करी, एंड फ्लोट के ऊपर उनको कोई इंटरेस्ट पेमेंट्स भी नहीं देनी पड़ती। इट इज लाइक इंटरेस्ट फ्री मनी जो एक बहुत लंबे समय से बर्कशायर हैथवे के पास है। तो एक्चुअली में अगर आपको पर्सनल लेवल पे फ्लोट क्रिएट करनी है देन देयर इज ओनली वन थिंग दैट यू कैन डू, that is to actually increase your level of active income over a period of time. अगर आपकी एक्टिव इनकम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ सकती है, सो ओनली दोज पीपल विन इन द मार्केट्स ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हु कैन एक्चुअली स्टे इन द मार्केट्स। तो वो लोग जो मार्केट्स के अंदर सर्वाइव ही कर जाएं, सपोज करते हैं अगर आज कोई मार्केट में 30 साल के लिए सर्वाइव कर जाते हैं, 25 ईयर्स के लिए सर्वाइव कर जाते हैं, एट द एंड ऑफ द डे वो बंदा ऑलमोस्ट काफी केसेस में आप देखेंगे वेल्दी होते ही हैं, या वो लोग काफी ज्यादा रिच होते ही हैं, क्योंकि वो जो एक लेवरेज का फॉर्म है, बेसिकली आप अपनी इनकम को एज अ फ्लोट यूज कर रहे हो, देन दैट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सोर्सेज। एंड ये काफी कम लोग कर पाते हैं कि आपको लंबे समय के लिए सर्वाइव करना है एंड इस टाइप का जो आपको लेवरेज है अपने इन्वेस्टिंग के अंदर यूज करना है। सो दिस वाज द थर्ड की लर्निंग। तो अब हम फोर्थ की लर्निंग की तरफ आते हैं। फोर्थ की लर्निंग इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्टॉक पिकर एंड अ बिजनेस पिकर, एंड यहाँ पे हम लोगों के बीच में डिफरेंस भी आ सकता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि इन्होंने जो लेटर के अंदर क्या लिखा था। तो लेटर में इन्होंने ये लिखा था कि वट एवर आर फॉर्म ऑफ ओनरशिप, आर गोल इज टू हैव मीनिंगफुल इन्वेस्टमेंट्स इन बिजनेसेस विद बोथ ड्यूरेबल competitive advantages and a first class CEO. Please note particularly that we own stocks based upon our expectations about their long term business performance and not because we view them as vehicles for timely market moves. That point is crucial. Charlie and I are not stock pickers, but we are business pickers. तो यहाँ पे हमें वो क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि चार्ली मंगर एंड वॉरेन बफेट अब ये बता रहे हैं कि वो लोग एक्चुअली में बिजनेस पिकर्स एंड स्टॉक पिकर्स नहीं है। कि अगर एक अच्छा बिजनेस है जिसमें ड्यूरेबल कंपेटिटिव एडवांटेज है, माने उस बिजनेस के अंदर कोई कंपेटिटिव एडवांटेज है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड्स है, एग्जांपल ले लेते हैं अगर लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर है या फिर उस बिजनेस के पास डिस्ट्रीब्यूशन का मोड है, तो अगर अच्छी ड्यूरेबल कंपेटिटिव एडवांटेजेस एंड बिजनेस की अर्निंग्स बढ़ते ही रहती है लंबे समय में, सो दे डू नॉट जस्ट केयर अबाउट द स्टॉक प्राइस मूवमेंट्स। जैसे हमने देखा कि काफी लोग जो स्टॉक प्राइस मूवमेंट्स है 2-3 डेज की, उस पर ही बिजनेस का जजमेंट ले लेते हैं, बट एक्चुअली में दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू कि आप सिर्फ बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करें, कि आप इस माइंड फ्रेम से आए कि हम बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक्चुअली में रियल लाइफ में काफी लोगों के लिए डिफिकल्ट क्यों हो जाते हैं इंप्लीमेंट करना। तो यहाँ पे एग्जांपल है ऑफ अ कंपनी बाय द नेम ऑफ बालकृष्णा इंडस्ट्रीज। तो बालकृष्णा इंडस्ट्रीज इज द लीडिंग ऑफ द हाईवे टायर मैन्युफैक्चरर, एंड इस कंपनी के पास ऑलमोस्ट 2700 SKUs मैनेज करने की कैपेबिलिटी है। माने बहुत लो वॉल्यूम प्रोडक्ट्स हैं, बट इसमें बहुत हाई वैरायटी है, तो ये बनाने काफी मुश्किल होते हैं। इन टायर्स का जो वेट है, कई टायर्स का वेट टन्स के अंदर जाता है, एंड टायर्स का जो साइज है दैट इज ऑल्सो रियली रियली ह्यूज। उसके अलावा बालकृष्णा इंडस्ट्रीज एक्चुअली वर्ल्ड के अंदर इज द लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर। सो वन थिंग टू नोट ओवर हियर इज कि इस बिजनेस का जो कंपेटिटिव एडवांटेज है, आप किसी भी अच्छे इन्वेस्टर से बात करें, सबको लास्ट 12-13 ईयर्स से पता है, बट आप किसी भी लोगों से पूछेंगे कितने लोग इसको 12-13 साल से होल्ड कर रहे हैं, द आंसर विल बी वेरी फ्यू। प्राइमरी रीजन इज क्योंकि बिजनेस में तो कोई इन्वेस्ट करता तो काफी अच्छा रिटर्न बन जाता है 20-30 बैगर का, बट प्रॉब्लम क्या है कि स्टॉक हैज बीन एक्सट्रीमली वॉलेटाइल। तो जस्ट एज एन एग्जांपल, बिटवीन 2008 to 2011-2012 स्टॉक प्राइस फेल बाय ऑलमोस्ट 83 to 85%। सिमिलरली 2016 में स्टॉक प्राइस फेल बाय ऑलमोस्ट 49 to 50%। Similarly, recently stock price has almost fallen by 35 to 40%.
सो दिस इज द डिफरेंस एक्चुअली। अगर आप बिजनेस, आप ये सोच के आए कि हम बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो शायद से यू विल बी हैप्पी दैट द स्टॉक प्राइस इज फॉलिंग एंड लॉन्ग टर्म कंपेटिटिव एडवांटेजेस आर इंटैक्ट, सो यू कैन एक्चुअली इंक्रीज योर एलोकेशंस। बट जो लोग स्टॉक प्राइस को देख के अपना जजमेंट ले रहे हैं एट द एंड ऑफ द डे, अगर कोई थीसिस एंटी थीसिस नहीं है उसके अंदर, सो देन अगेन दैट लीड्स टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्शंस। अब हम ये नहीं कह रहे कि दैट इज राइट और दैट इज रॉन्ग, बट दिस इज जस्ट अ पर्सपेक्टिव कि ऐसा भी मार्केट्स के अंदर होता है। एंड एक्चुअली में अगर हम एक जो बहुत अच्छा म्यूचुअल फंड है पीपीएफएस की बात करें, सो पीपीएफएस हैज बीन एक्चुअली होल्डिंग द स्टॉक फॉर ऑलमोस्ट लास्ट 5 years, जब से उनका इंसेप्शन हुआ है। सो दैट जस्ट शोज अस दैट दैट टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड इज एक्चुअली एन इन्वेस्टर इन द स्ट्रीम ऑफ इनकम दैट द बिजनेस इज जनरेटिंग एंड दे आर नॉट टू मच कंसर्न्ड अबाउट द स्टॉक प्राइस, बिकॉज बिजनेस लॉन्ग टर्म में वहीं जाएगा जहां पे बिजनेस की कंपेटिटिव एडवांटेज है। सो दिस वॉज अ फोर्थ की लर्निंग। अब हम बात करते हैं फिफ्थ की लर्निंग की। फिफ्थ की लर्निंग इज ऑल्सो लिंक टू द फोर्थ की लर्निंग। एंड फिफ्थ की लर्निंग का मतलब क्या है कि अगेन लेटर के अंदर वॉरेन बफेट मेंशन करते हैं दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ओनिंग एन ऑपरेशनल बिजनेस वर्सेस ओनिंग अ स्टॉक इन टर्म्स की अगर कोई भी आप ऐसी सिक्योरिटी ले ले विच ट्रेड्स ऑन द मार्केट। तो यहाँ पे एक बार हम पढ़ते हैं कि उन्होंने लेटर के अंदर क्या लिखा था। इन द लेटर ही रोट दैट वन एडवांटेज ऑफ आवर कॉमन स्टॉक सेगमेंट is that on occasion it becomes easy to buy pieces of wonderful businesses at wonderful prices. That shooting fish in a barrel experience is very rare in basically transactions which are negotiated and never ever occurs in mass. It is also far easier to exit from a mistake when it has been made in a marketable arena. सो यहाँ पे क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं, नाउ द डिफरेंस अराइजेस बिटवीन एक्चुअली ओनिंग एन ऑपरेशनल बिजनेस, क्योंकि वो एक्चुअली बर्कशायर हैथवे में ऑपरेशनल बिजनेसेस भी ओन करते हैं, एंड सेकेंडली द डिफरेंस बिटवीन ओनिंग अ मार्केटेबल सिक्योरिटी। सपोज करते हैं आपने इन्फोसिस का स्टॉक ले लिया वर्सेस एक्चुअली आप अपना खुद का बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या डिफरेंस आ जाता है। सपोज करते हैं आपके खुद के बिजनेस के अंदर कुछ ऑब्सोलेंस ऑफ टेक्नोलॉजी हो जाता है, या आपके खुद के बिजनेस के अंदर बिजनेस अच्छा नहीं कर रहा, तो एक्चुअली में बिजनेस को शटर डाउन करना इज वन ऑफ द मोस्ट पेनफुल चॉइसेस। मेरा स्टॉक के अंदर क्या होता है कि स्टॉक के अंदर अगर आप किसी और का बिजनेस ओन करते हैं, इवन दो आप उसको बिजनेस समझ के ही खरीद रहे हैं, बट आपको वहां पे दिख रहा है कि क्लियरली कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इजिली स्टॉक को सेल कर सकते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द की डिफरेंसेस बिटवीन ओनिंग अ बिजनेस एंड अ लिस्टेड पब्लिक मार्केट बिजनेस। सो यहाँ पे एक की डिफरेंस रहता है। कोई भी अगर आप में से बिजनेसमैन है तो आपको पता है कि बिजनेस को बंद करना कितना मुश्किल होता है, वेयर स्टॉक सेल करना इज इजी। तो यहाँ पे वॉरेन बफेट की 1990s की केस स्टडी है। सो देयर इज अ कंपनी बाय द नेम ऑफ डेक्स्टर शूज जो ये ओन करते थे, एंड डेक्स्टर शूज का बिजनेस का था कि जो यूएस के अंदर शूज की मैन्युफैक्चरिंग करती थी डेक्स्टर शूज, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ डेक्स्टर शूज के साथ, दैट द लो कॉस्ट चाइनीज एक्सपोर्ट्स एक्चुअली यहाँ जो यूएस के अंदर इंपोर्ट्स हो रहा था लो कॉस्ट चाइनीज शूज का, दैट एक्चुअली जस्ट डिस्ट्रॉयड द बिजनेस एंड ही बॉट द बिजनेस इन टर्म्स ऑफ अ स्टॉक स्वैप। माने बर्कशायर हैथवे का जो स्टॉक है इन्होंने स्वैप करा था, एंड इट कॉस्टेड हिम मोर देन $7 to $8 billion। सो अगेन प्रॉब्लम वाज कि डेक्स्टर शूज को बंद करना मुश्किल है, क्योंकि ऑलरेडी एक ऑपरेशनल बिजनेस आपने ओन कर रखा है, एंड इट्स नॉट अ मार्केटेबल सिक्योरिटी। वेराज इन्होंने 2018-2019 के अंदर काफी सारे एयरलाइंस के स्टॉक लिए थे, जिन्होंने 2020 जब पैंडेमिक हुआ उसके अंदर सेल आउट कर दिए। तो सिमिलरली यहाँ पे अगेन क्या एक चीज थी कि अगर आपको पता है कि आप रॉन्ग जा रहे हैं अपनी थीसिस में, तो आप इजिली एज अ स्टॉक उसको सेल आउट कर सकते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द प्रोज ऑफ एक्चुअली इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट्स। तो मैं भी यही बात करता हूँ कि जितने भी बिजनेसमैन हैं, तो अगर आप अपना बिजनेस चला रहे हैं, आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो एक्चुअली टू डाइवर्सिफाई रिस्क फ्रॉम वन स्ट्रीम ऑफ इनकम यू शुड इन्वेस्ट इन डिफरेंट बिजनेसेस। अगर आप एक आईटी बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपका स्ट्रीम ऑफ इनकम इज डिपेंडेंट ऑन द फॉर्च्यून्स ऑफ द आईटी सेक्टर। अगर आप केमिकल सेक्टर में इन्वेस्ट करें, देन योर स्ट्रीम्स ऑफ फॉर्च्यून, योर स्ट्रीम्स ऑफ इनकम इज डिपेंडेंट ऑन द केमिकल सेक्टर। अगर आपका खुद का बिजनेस किराने का है, तो आपका स्ट्रीम ऑफ इनकम इज जस्ट डिपेंडेंट ऑन द किराना। So this is why it is important to diversify streams of income by partnering with such entrepreneurs. Sixth key learning is basically the highest form that civilization can reach is a seamless web of deserved trust. Not much procedure, just totally reliable people correctly trusting one another. Now the sixth key learning का name क्या है? Seamless web of deserved trust. What this means is कि जो आपकी रेपुटेशन या आपका जो ट्रस्ट है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक्चुअली लोगों को सारे अपना जो रोल है खुद को ही पता है। तो जस्ट एज एन एग्जांपल यहाँ पे, तो बर्कशायर हैथवे इज एक्चुअली अ बायर ऑफ चॉइस फॉर अ लॉट ऑफ फैमिली ओन्ड बिजनेसेस। माने आज जो वॉरेन बफेट या बर्कशायर हैथवे को अपॉर्चुनिटीज आती है, वो हम जैसे लोगों को नहीं आ सकती। इसका सिंपल रीजन क्या है कि बर्कशायर हैथवे हैज बीन कलेक्टिंग दीज बिजनेसेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो व्हाट बर्कशायर हैथवे ऑफर्स ओवर अ प्राइवेट इक्विटी फंड और अ वेंचर कैपिटल फंड इज कि प्राइवेट इक्विटी फंड या वेंचर कैपिटल फंड एक फैमिली ओन्ड बिजनेस को लेके उसमें कॉस्ट कटिंग करके आगे उसको बेच देगा। या तो कहीं कहीं वेंचर कैपिटल फंड्स क्या करते हैं कि फैमिली ओन्ड बिजनेसेस
को लेके अगर सस्ते पे ले रहे हैं तो कई बार उसको क्लोज भी कर देते हैं, लिक्विडेट भी कर देते हैं। तो एक्चुअली में जो फैमिली ओनर्स हैं दे डू नॉट फील गुड अबाउट सेलिंग देयर बिजनेसेस टू अ प्राइवेट इक्विटी और अ वेंचर कैपिटल, क्योंकि बिजनेस के साथ अटैचमेंट होती है एट द एंड ऑफ द डे। बट बर्कशायर हैथवे इज एक्चुअली बिकम अ होम फॉर सच बिजनेसेस। तो यहाँ पे उन्होंने लेटर में एक बिजनेस का एग्जांपल दिया था कि बेसिकली कैसे उन्होंने उस बिजनेस को खरीदा, एंड आगे फिर उन्होंने लेटर में बताया कि उस बिजनेस का जो कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर है वहां पे बर्कशायर हैथवे के जितने भी सीईओज हैं उनकी वहां पे हमने मीटिंग कराई। एंड एक्चुअली जहां पे कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर था वहां पे एक रेल रोड कंपनी थी बाय द नेम ऑफ BNSF। तो रेल रोड कंपनीज क्या होती हैं, बेसिकली जो रेलवे कंपनीज वहां पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होती है यूएस के अंदर। तो वहां पे मतलब पूरा पैन कंट्री रेल रोड्स बनी हुई है गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। एंड आज वहां पे एक बहुत कॉन्सेंट्रेटेड मार्केट है रेल रोड्स की, सिर्फ 3-4 कंपनीज की। तो जब 2008-9 में जब मार्केट क्रैश हुई तो एक कंपनी थी बाय द नेम ऑफ BNSF, एंड BNSF का जब रिजल्ट्स अनाउंस हुआ तो रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं थे एंड एक्चुअली द स्टॉक टैंक्ड, क्योंकि वॉरेन बफेट उस टाइम पे वहां पे जो कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स में थे, अपनी जो कंपनी उन्होंने ली थी, तो वहां पे उसके सीईओ से भी मिले वो BNSF के, एंड एक्चुअली में ही ऑफर्ड टू बाय आउट द इंटायर कंपनी एंड विद इन 10 to 11 days ही वाज एबल टू बाय द इंटायर कंपनी, एंड दैट इंडस्ट्री हैज बीन एक्सट्रीमली प्रॉफिटेबल। एंड ये लेटर में ये भी बताते हैं कि शायद से आज ये इंडस्ट्री आज से 1 सेंचुरी बाद भी एग्जिस्ट करेगी एंड और भी ज्यादा प्रॉफिट चेक आउट कर रहेगी। तो यहाँ पे सीमलेस वेब ऑफ डिजर्व ट्रस्ट आ जाता है कि ऑलरेडी रूम में जाने से पहले ही उनकी रेपुटेशन इज सोल्ड आउट, कि बेसिकली बर्कशायर हैथवे जो ऐसे बिजनेसेस है उनको अपने पास अच्छे से कलेक्ट करके रखती है। तो आप भी अपनी लाइफ के अंदर या फिर आप भी अगर कोई बिजनेस या वेंचर के अंदर है, आपका भी कल्चरल एस्पेक्ट है बिजनेस में, तो इफ एवरीवन ट्रस्ट व्हाट बेसिकली अगर हर कोई एक अच्छे से काम कर रहा है और बहुत ज्यादा ट्रस्ट क्रिएट हो जाता है, देन दैट लीड्स टू सीमलेस वेब ऑफ डिजर्व ट्रस्ट। Even when you are looking at managements, always look for managements which are trustworthy for the shareholders, because they are in a seamless web of deserved trust. माने बिजनेस अच्छा कर रहा है, जो मैनेजमेंट है बिजनेस अच्छा कर रहा है तो शेयर होल्डर्स को इक्वली पे आउट भी दे रहा है, देन शेयर होल्डर्स आर ऑल्सो बेसिकली गिविंग अ हायर वैल्यूएशन। तो सीमलेस वेब ऑफ डिजर्व ट्रस्ट की वजह से ये एक वर्चुअस साइकिल स्टार्ट हो जाती है। सो दिस इज अ 6th की लर्निंग। 7th की लर्निंग इज व्हेन वन टीचेस टू लर्न। तो वॉरेन बफेट अपने लेटर के अंदर बताते हैं बेसिकली कि पहले वो स्कूल के बच्चों को भी पढ़ाते थे एंड देन जितनी भी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज है वहां पे भी उन्होंने लेक्चर दिए, एंड देयर ही गिव्स एन एग्जांपल ऑफ कि इफ यू सिट विद अ मंकी जस्ट एज एन एग्जांपल, एंड अगर आप उसको एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट समझाते हो तो एक्चुअली में मंकी माइट एंड अप बिकमिंग कंफ्यूज्ड, बट व्हेन यू वॉक अवे फ्रॉम द कॉन्वर्सेशन यू एंड अप बिकमिंग वाइजर क्यों? क्योंकि आपको वो कॉन्सेप्ट आपने अगर किसी को पढ़ाते हैं तो आप ज्यादा अच्छे से उसको सीख जाते हैं। सिमिलरली जब आप SOIC की वीडियोस देखते हैं, जितनी भी इन्वेस्टिंग के कॉन्सेप्ट सीखते हैं, फाइनेंस बारे में इन जनरल सीखते हैं, अगर आप ये सेम कॉन्सेप्ट्स किसी और को सिखाएं तो एक्चुअली में आपका खुद का जो थिंकिंग का एक क्राइटेरिया है, जो आपकी थिंकिंग की क्लैरिफिकेशन है वो काफी ज्यादा आसान हो जाती है, आप अच्छे से उन कॉन्सेप्ट्स को सीख पाते हैं। सो दिस वाज द 7th की लर्निंग। नाउ फाइनली कमिंग टू द फाइनल की लर्निंग। 8th की लर्निंग इज टैप डांसिंग टू वर्क। तो इसका क्या मतलब है कि 1940s में चार्ली मंगर एंड वॉरेन बफेट दोनों एक्चुअली वॉरेन बफेट के जो ग्रैंडफादर है उनके लिए काम करते थे ग्रोसरी स्टोर में, एंड वहां पे उनसे काफी ज्यादा काम कराते थे एंड दे डिडंट यूज्ड टू एंजॉय द वर्क। सो दिस वाज द एग्जांपल कि आपकी जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चार्ली मंगर लॉ के अंदर गए एंड जो वॉरेन बफेट है ही वेंट इनटू सेलिंग सिक्योरिटीज, एंड बाद में जो बर्कशायर हैथवे इस इंस्टीट्यूशन को इन्होंने रन करना स्टार्ट करा। तो यहाँ पे दे थिंक दैट दे आर नॉट वर्किंग एक्चुअली में, माने वर्क इजंट वर्क फॉर देम। सिमिलरली जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स है उनको बार बार यही एग्जांपल देते हैं कि इफ यू आर चूजिंग वर्क देन चूज दैट वर्क वेयर यू एक्चुअली थिंक दैट यू आर नॉट वर्किंग। सो दिस इज व्हाट देयर एडवाइस इज टू द स्टूडेंट्स इन यूनिवर्सिटीज। तो सिमिलरली आप भी ऐसा सोच सकते हैं कि बेसिकली यू कैन सिलेक्ट मैनेजमेंट्स जहां पे आपको लगता है कि मैनेजमेंट लिव्स एंड ब्रीथ्स बिजनेस एंड एक्चुअली में दे आर वर्किंग जस्ट टू मेक द बिजनेस बेटर, एंड वो इसलिए काम नहीं कर रहे कि उनको काम करना पड़ रहा है। सो दिस इज वन ऑफ द क्राइटेरिया जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ बेसिकली सिलेक्टिंग मैनेजमेंट्स में आता है। सो दीज वर द 8 की लर्निंग्स। आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको इसमें से बेस्ट की लर्निंग कौन सी लगी एंड आपको उस लर्निंग में से क्या चीज अच्छी लगी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। जय हिंद।